Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are also preparing pretty well for your upcoming examinations. This is another session in which I have compiled so many important questions that can be definitely asked in your C and B section of CSIR paper. So watch it till the end and do include the important pointers in your notes to revise it properly. And if you have not watched the previous part, I will provide the link in the description box as well as I will tag it in the I button. You can check it out for your reference. If you like my efforts, you can hit the like button and do subscribe my channel for more such videos. So before starting, I would like to say that you can also connect with me on TopMate, and this is my TopMate ID. I will provide this link in my description box. So in that you can connect with me in a one-to-one session. You can ask your any query, any doubt related to your career. If you want to do any kind of internship in biotechnology or any branch of life sciences, so you can connect with me. बेसिकली आप अपना कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हैं 1-to-1 सेशन में. मैं अपना लिंक प्रोवाइड, वहाँ पे आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो भी स्लॉट्स अवेलेबल है मेरे साइड से आप उसे बुक करके वहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं. किसी भी तरह का आपका जो डाउट है किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड या फिर आपको कुछ जॉब चाहिए उससे रिलेटेड या फिर अगर आप एक रिसर्च में हैं तो भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज़ दी फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें मोर देन वन करेक्ट आंसर है. सो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू मेम्ब्रेन लिपिड्स, प्लीज सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाइज. सो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं रिगार्डिंग दी मेम्ब्रेन लिपिड्स. तो इनमें से मोर देन वन करेक्ट वाला जो क्वेश्चंस आपको CSIR में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं जिन्हें कहा जाता है कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन. कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उसको अगर आप एक स्टेटमेंट भी पकड़ पा रहे हैं वो या तो वो करेक्ट पकड़ पा रहे हैं, यानी कि अगर आप श्योर हैं कि जो भी ABCD ऑप्शंस हैं उनमें से कोई भी एक ऑप्शन के लिए अगर आप 100% श्योर है कि वो या तो रॉन्ग हो या तो वो करेक्ट हो, उसके अकॉर्डिंग आप जो ऑप्शंस पिक करेंगे आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं. अब हम पढ़ते हैं. मेम्ब्रेन लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स. ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं. इट्स एम्फीपैथिक, यानी कि दोनों ही एंड्स उसमें अवेलेबल रहते हैं, हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. तो अगर आपके ऑप्शन में ऐसा दिया है A, B, B, C, C, D और दिया होगा एक A और D, तो अगर आपका A गलत है तो A गलत है तो ये कट गया, आपका ये कट गया. अब इसमें से कॉमन क्या है? C कॉमन है तो C तो करेक्ट होगा ही. तो आप टाइम बचाने के लिए या तो B पढ़िए या इस टाइप के क्वेश्चंस के करेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ टोटली हाई, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए. जैसे मैंने इसमें बताया कोई भी एक ऐसा ऑप्शन पढ़िए जिससे आप फेमिलियर हैं, या तो वो फॉल्स हो या तो वो ट्रू हो, एंड उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस एलिमिनेशन में जाइए. ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कीजिए और डायरेक्टली आप आंसर तक पहुंच जाएंगे. नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्क्रैम्बलेजेस and flipases are able to catalyze the transfer of lipid molecule between the outer and inner leaflet. Yes, this is true. Scramblazes and flipases ही हैं जो लिपिड का जो मूवमेंट है वो कैटलाइज करते हैं इनर और आउटर लीफलेट ऑफ द मेम्ब्रेन लिपिड. तो ये सही है. मेम्ब्रेन लिपिड्स आर एबल टू स्पॉन्टेनियसली मूव बिटवीन द आउटर एंड इनर लीफलेट. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. क्यों रॉन्ग है ये? क्योंकि ये जो मूवमेंट है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता है. डी है डिफरेंट लिपिड कॉम्पोजिशंस आर फाउंड इन द टू लीफलेट ऑफ अ मेम्ब्रेन. दिस इज ट्रू. अलग अलग कॉम्पोजिशन प्रेजेंट रहता है. नाउ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी एज वेल एज ऑप्शन डी, यानी कि B एंड D इसका करेक्ट आंसर है. सो you can include this in your notes that scramblases as well as flipases are able to catalyze the transfer of lipid molecules between the outer and inner leaflet. ऑप्शन था कि जो लिपिड का मूवमेंट होता है दैट इज स्पॉन्टेनियस, तो वो रॉन्ग है बिकॉज ये जो मूवमेंट है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता है बिकॉज इट इज़ एनर्जेटिकली अनफेवरेबल. और जो एक्शन ऑफ स्क्रैम्बलेजेस है और फ्लिपेजेस है इस पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं कि कैसे एक लिपिड आउटर या इनर से या फिर इनर से आउटर कैसे जाता है. तो ये भी टॉपिक को आपको थरोली पढ़ने की ज़रूरत है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अ मैचिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कि C सेक्शन में आ सकता है, एंड एल्स अगर C में नहीं आया तो इंडिविजुअल ऑप्शन आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ B सेक्शन क्वेश्चन. सो यू हैव टू मैच द ग्रुप A ऑर्गेनिज्म विथ इट्स फंक्शन मेंशन इन ग्रुप B. सो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के आपको नाम मिलेंगे. बैक्टीरिया हैं, स्पेसिफिकली स्यूडोमोनास, स्टेफाइलोकोकस, थायोबैसिलस और ब्रैडीराइजोबियम.
तो इनका अगर सभी का स्पेसिफिक फंक्शन आपको नहीं पता हो या जो बी सेक्शन में जो की टर्म्स दिए हैं वो नहीं भी पता हो तो भी आप पिक आउट कर सकते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें से स्यूडोमोनास एरिजिनोसा जो कि मोस्ट नोन अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसके बारे में अगर आप अवेयर होंगे, जो कि एक बहुत ही मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। ये जो बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास, इट इज़ वाइडली नोन एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर बायोफिल्म फॉर्मेशन। तो पी का जो मैचिंग है वो किसके साथ हो रहा है? पी का मैचिंग 3 के साथ हो रहा है। तो पी का 3 किसमें है? ओनली इन ऑप्शन बी एंड सी। तो आप डी को तो देखिए ही मत, डी को पहले ही कट कर दीजिए, अपने कन्फ्यूजन के चांसेस को कम करते जाइए। ने स्यूडोमोनास एरिजिनोसा का पता कर लिया कि उसका है बायोफिल्म फॉर्मेशन, यानी कि ऑप्शन थर्ड। तो 2 में है आपका ऑप्शन थर्ड। अब अगर आप स्यूडोमोनास एरिजिनोसा का पता कर लिए तो इनमें से किसी एक का पता कर लीजिए। ब्रैडीराइजोबियम, राइजोबियम इज नोन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? इसका ऑप्शन होगा करेक्ट सेकेंड वाला, ग्रुप बी का, यानी एस का मैचिंग होगा सेकेंड के साथ। तो एस का मैचिंग किसमें है? सेकेंड, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में। तो यानी बिना बाकी 2 बैक्टीरिया का पता किए आपने आंसर निकाल लिया ऑप्शन बी। जो ये आर वाला है थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस, इट इज नोन फॉर द सल्फर ऑक्सीडेशन, यानी ये सल्फर ऑक्सीडाइज करता है। एंड जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, दैट इज नोन टू गो थ्रू द कोरम सेंसिंग। कोरम सेंसिंग क्या होता है? कोरम सेंसिंग अगर हम बात करें तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से कम्युनिकेट करने के लिए अपना पॉपुलेशन एनहांस करते हैं, यानी इनको कभी भी पैथोजेनेसिस करना रहता है, कोरम सेंसिंग के थ्रू ही बैक्टीरिया अपना पैथोजेनेसिस शो करता है। तो अगर हम बात करें स्टेफाइलोकोकस की, इट इज नोन फॉर दी कोरम सेंसिंग। स्यूडोमोनास एरिजिनोसा भी करता है कोरम सेंसिंग। तो जो कोरम सेंसिंग है वो हाईली डिपेंडेंट है कि किस एनवायरनमेंट में है, कौन कौन से रेगुलेटर्स हैं, कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व हैं। तो कोरम सेंसिंग क्या करता है? इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द पैथोजेनेसिस ऑफ द स्टेफाइलोकोकस ऑर्गेनिज्म। सो ये जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम डाइवर्सिटी इन लिविंग फॉर्म। So which among the following is called the Portuguese man of war? So it is the Physalia which is known as the Portuguese man of war. So ये जो एनिमल है वो एक फाइसेलिया का जो अपीयरेंस है, इट इज मोर और लेस लाइक अ जेलीफिश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अगेन डाइवर्सिटी इन लिविंग फॉर्म। So Agnatha is an example of subphylum, phylum, superclass, class. It is an example of superclass. Superclass का ये एग्जाम्पल है, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसे हम डिवाइड कर सकते हैं। So vertebrates can be classified on the basis of presence and absence of jaw. So अग्नथा जो होते हैं वो without jaw होते हैं। So it is a super class in vertebrate. तो super class जो होता है वो क्या होता है? It is above the class and below the subphylum. पहले phylum आएगा, फिर subphylum आएगा, and उसके बाद क्या आएगा? super class and then class. Now one more question from zoology side. Some terms used in respiratory physiology. सो जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन सीएसआर में आते हैं मैचिंग के फॉर्म में बहुत सारे, जो कि कभी भी नहीं बनते, क्योंकि एंड वो क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं टैकल करने के लिए, क्योंकि कोर बॉटनी और कोर जूलॉजी बहुत डिफिकल्ट होता है पढ़ना, क्योंकि हम इंटरडिसिप्लिनरी पढ़ते हैं। तो कोर जूलॉजी एंड कोर बॉटनी जो है वो रह जाता है कभी ना कभी, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड करा है। तो ये कुछ टर्म्स है रिलेटेड टू दी रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। सो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि किस टाइम पे, यानी कैसी कैसी कंडीशन को क्या क्या नाम दिया जाता है रिगार्डिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो इसमें से जो मोस्ट फेमिलियर है वो होता है हाइपोक्सिया। तो ये पता ही चल रहा है, अ डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज दी हाइपोक्सिया। उसके बाद आता है हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया किसे बोलते हैं? डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन नॉट टिश्यूज बट इन ब्लड, यानी हाइपोक्सिया होगा तो वो होगा डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज, एंड अगर हाइपोजीमिया होगा तो वो होगा डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन आवर ब्लड। तो ये दोनों को पूछ सकता है मैचिंग में कंफ्यूज करने के लिए एक साथ ये ऑप्शंस के साथ। उसके अलावा आता है हाइपर कैप्निया। हाइपर कैप्निया जो है वो एन एक्सेस ऑफ CO2 इन द ब्लड, यानी ब्लड में जब CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इस चीज़ को क्या टर्म दिया जाता है? हाइपर कैप्निया। हाइपर कैप्निया से आप याद रख सकते हैं। अब हाइपर कैप्निया जो है वो एक्सेस ऑफ CO2 होगा, तो इसका ऑपोजिट हाइपोकैप्निया क्या होगा? अ डेफिशिएंसी ऑफ CO2 इन दी ब्लड। उसके अलावा हाइपोवेंटिलेशन क्या होगा? अ कंडीशन इन विच वेंटिलेशन इज इनसफिशिएंट टू मीट द मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ द बॉडी। एंड उसके ऑपोजिट हाइपर वेंटिलेशन क्या होगा? जब वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गया है, जो कि मेटाबॉलिक डिमांड्स को भी एक्सीड कर रहा है। उसके बाद आता है डिस्पनिया।
सो ये डिस्पनिया है वो है लेबर और डिफिकल्ट ब्रीदिंग। एपनिया क्या होता है? टेम्पररी सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग, यानी जब डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में उसको बोलते हैं डिस्पीनिया। एंड एपनिया क्या होगा? जब टेम्पररीली हमारा जो ब्रीदिंग है वो हिंडर हो गया है। टेकीपीनिया क्या है? रैपिड या फिर शैलो ब्रीदिंग को बोलते हैं। एंड हाइपरपीनिया किसे बोलते हैं? एन इंक्रीज इन वेंटिलेशन टू मीट एन इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ द बॉडी। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, ये मैचिंग के फॉर्म में आ सकता है। नाउ वन मोर क्वेश्चन जिससे मैचिंग फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है, अगर कैंसर आता है तो इस टाइप का आपको एमसीक्यू देखने को मिलता है मैचिंग के फॉर्म में कि किस टाइप के कैंसर को क्या बोला जाता है। तो अगर कैंसर हमारे इपिथेलियल सेल्स में हो रहा है, कैंसर ऑफ इपिथेलियल सेल इज नोन एज कार्सिनोमा। एंड अगर हमारे बोन्स में या फिर किसी सॉफ्ट टिश्यू में, कार्टिलेज में हो रहा है हमें कैंसर, तो उसे बोला जाता है सार्कोमा। सार्कोमा मीन्स कैंसर इन द कनेक्टिव टिश्यू। उसके अलावा आता है ल्यूकेमिया, जो कि ब्लड सेल्स में होता है हमारे, ये जो ओरिजिनेट होता है वो हमारे बोन मैरो में ही ओरिजिनेट होता है। केमिया क्या है? ब्लड सेल्स के कैंसर को ल्यूकेमिया बोला जाता है। लाइकवाइज माइलोमास क्या होते हैं? प्लाज्मा सेल्स में होता है जब हमारे, तो उसे हम माइलोमा कहते हैं। लिम्फोमा किसे होगा? जब हमारे लिम्फ नोड, स्प्लीन, स्टमक, टेस्टिकल इन सब में होगा तो उसे हम लिम्फोमा कहते हैं। बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम को जब हिट करता है कैंसर तो वो होता है लिम्फोमा। नाउ यहाँ पे मैंने एक और चार्ट इंक्लूड किया है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का है। इट इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। बी सेक्शन में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इवन सी सेक्शन में भी मिलेंगे मैचिंग के फॉर्म में। सो यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन्स लिस्टेड हैं विद इट्स फंक्शन एंड सोर्स उसका, वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है। तो सबसे पहला जो है वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है? वो हमारा जो यूटरस है, यूटरस के लाइनिंग्स को थिक करता है एंड मैचुरेशन करवाता है किसका? oocyte का। एंड उसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल है टू इनिशिएट और टू डेवलप द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक एंड इट ऑल्सो इनहिबिट्स द एफएसएच सिक्रीशन, इंक्रीज द LH दैट इज लुटेनाइजिंग हार्मोन सिक्रीशन। कहाँ पे ये सिक्रीट होता है? ओवेरियन फॉलिकल्स एंड कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू ये सिक्रीट आउट होता है। एंड नाउ उसके अलावा है FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? इमेच्योर oocyte और फॉलिकल्स को डेवलप कराता है कि वो क्या करे? एस्ट्रोजन का सिंथेसिस जो है, सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज करे। के अलावा ये गैमेट फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कराता है और इसके अलावा क्या करता है? यूटरिन वॉल का डेवलपमेंट करता है आफ्टर दी मेंस्ट्रुएशन, यानी पीरियड साइकिल के बाद में वापस से जो लाइनिंग्स हैं वो रीडेवलप हो, ये इंश्योर करता है FSH। एंड ये सिंथेसाइज होता है थ्रू द मास्टर ग्लैंड दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके अलावा आता है GnRH। GnRH इज स्टैंड्स फॉर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है? ये पिट्यूटरी में क्या क्या चीज़ें सिक्रीट हो रही हैं उसको कंट्रोल करता है एंड ये सिक्रीट होता है हाइपोथैलेमस में। अच्छे से ध्यान से लिख लीजिए, सोर्सेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, सोर्सेज आपको बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। एंड उसके अलावा जो है HCG दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये क्या करता है? प्रिवेंट कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम डिसइंटीग्रेटिंग एंड स्टिमुलेट द कॉर्पस ल्यूटियम टू सिक्रीट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सो इसका जो है सिंथेसिस वो कहाँ पे होता है? एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स एंड प्लेसेंटा में। उसके अलावा जो है वो है इनहिबिन। इनहिबिन क्या करता है? कुछ नाम ही है उसका इनहिबिट करने जैसा, तो इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ FSH फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इसका जो सोर्स है वो है ओवरीज। हमारे ओवरीज इसको रिलीज करते हैं। ये सारे ही का आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं टू रिवाइज प्रॉपर्ली। एंड उसके अलावा जो आता है वो आता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो कि वाइडली नोन है टू स्टिमुलेट द यूटरिन कंट्रैक्शन टू डिलीवर द बेबी। लेबर के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा यूटरिन कंट्रैक्शन कराता है टू एक्सपेल द बेबी फ्रॉम द यूटरस एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट द मिल्क सिक्रीशन इन द लैक्टेटिंग मदर्स। और इसको भी कौन सिक्रीट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके अलावा जो आता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन प्रमोट्स द मिल्क सिक्रीशन बाय मैमरी ग्लैंड्स आफ्टर द चाइल्ड बर्थ एंड इट इज सिक्रेटेड बाय अगेन द पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद आता है प्रोजेस्टेरॉन जो कि क्या करता है? यूटरिन वॉल के थिकनिंग को स्टिमुलेट करता है और ये कॉर्पस ल्यूटियम इसे सिक्रीट करता है। नाउ रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या करता है? इट इंक्रीजेस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द pubic symphysis during pregnancy and it helps to dilate uterine cervix during labor and delivery। रिलैक्सिन का काम क्या होता है कि यूटेरस को वाइडन करना ताकि जो भी फीटस है वो बहुत इजीली एक्सपेल आउट हो पाए
तो इसीलिए इसका फंक्शन जो है वो क्या करता है, ईज करता है जो चाइल्ड डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है फीटल डिलीवरी का, उसे ईज करता है। एंड इसे कौन सिंथेसिस करता है, प्लेसेंटा एंड ओवरी मिलके इसे सिक्रीट करते हैं। अब अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे क्वेश्चन आ सकता है तो मेल पे भी आ सकता है। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं। सो सिमिलरली एफएसएच क्या करता है, इट एड्स द स्पर्म मैच्योरेशन एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज द टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। और इसे सिंथेसिस कौन करता है, अभी हमने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके अलावा है जीएनआरएच। जीएनआरएच क्या करता है, इट कंट्रोल्स द पिट्यूटरी सिक्रीशन, अभी हमने देखा था। और ये हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है। इनहिबिन क्या करता है, इट इनहिबिट्स द एफएसएच सिक्रीशन। और इसे कौन सिंथेसिस करता है, जो टेंटिकुलर सेल्स होते हैं टेस्टिस में वो इसको सिंथेसाइज करते हैं। अब बच जाता है एलएच और आईसीएसएच जो कि है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इनका फंक्शन क्या होता है, इट स्टिमुलेट द टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इसे बनाता है एंड टेस्टोस्टेरोन जो कि है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन एंड इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द इंटरस्टिशियल सेल्स इन टेस्टिस। तो ये सारे चीज़ें जो अभी मैंने बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी वे पे आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। सो डू इंक्लूड इट इन योर नोट्स। और भी किसी तरह का आपका कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।